आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। एक रैली निकलता है जिसमें यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, डीजे होता है, रैली के रूट्स को लेकर पुलिस के साथ आर्गूमेंट होता है और जैसे ही रैली कुछ सेंसिटिव एरिया से गुजरती है हिंसा हो जाता है। फिर होता है आरोप प्रत्यारोप। एक साइड के लोग कहते हैं उन्होंने पहले पत्थर फेंका था, तो दूसरे साइड के लोग कहते हैं हिंसा पहले उन्होंने शुरू किया था। एज ए रिजल्ट अगले कुछ दिनों तक पूरे एरिया में टेंशन होता है, पुलिस फोर्स होता है, 144 लगाना पड़ता है और कुछ लोगों की वजह से सब लोगों को टेंशन होता है। किया एक दो तो ठीक है, परेशानी तो सबको झेलना पड़ रहा है। उसमें कुछ लोग गाड़ी चलाने वाले हैं, कुछ लोग रिक्शा चलाने वाले हैं, कुछ लोग काम करने वाले हैं। बट द क्वेश्चन इज द ऑटोमेशन, इनोवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात होना चाहिए था, वह आज भी इंडिया में कम्युनल राइट्स क्यों होता है? क्यों पॉलिटिशियन रिलीजन को वोट बैंक की तरह यूज करते हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सब का सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि जब तक हम सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। News just coming in, scuffle between two communities in Hyderabad outside a mosque. The clashes that have broken out this evening in Howrah in West Bengal. रामनवमी जुलूस को लेकर बिहार के नालंदा सासाराम में हिंसा, सासाराम में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद। Processions were attacked. Processions were also accused of playing blaring music right outside mosque. There were communal that some of the local residents carried swords and weapons and hockey sticks with them. एक लड़का था जो मस्जिद के ऊपर से नीचे हम पागल हैं, हम लोग एजुकेटेड नहीं है, पागल हैं हम लोग। हमारा काम मस्जिद में छोड़कर सिर्फ पत्थर चलाना रह गया। कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी? इंडिया की रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें इसका रूट कॉज जानना होगा एंड फॉर दैट हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 28 दिसंबर 1885 ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम की मदद से इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया गया था। उस वक्त के वाइस रॉय थे डफरिन। डफरिन ने कांग्रेस की पहली सेशन के लिए अप्रूवल दिया था। शुरुआत में कांग्रेस से डफरिन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब कांग्रेस ने डिमांड किया कि ICS एग्जाम्स को इंडिया में कंडक्ट किया जाए एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसमें इंडियंस का भी सजेशन लिया जाए, तब डफरिन ने कांग्रेस से कहा अपने मीटिंग्स को नॉन पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स में फोकस रखो। बट कांग्रेस नहीं माना, अपने डिमांड को कंटिन्यू रखा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डफरिन ने 3 स्टेप उठाए। पहला, उन्होंने अमीर लोगों से कहा कि कांग्रेस को फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर दो। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनके कांग्रेस की मीटिंग में जाना बंद करवा दिया। एंड थर्ड, कुछ प्रो ब्रिटिशर्स लोग जैसे कि सर सैयद अहमद खान एंड लिंग्विस्ट शिव प्रसाद, उनसे कहा कि आप एंटी कांग्रेस मूवमेंट की शुरुआत करो एंड कांग्रेस की इन्फ्लुएंस को ख़त्म करो। तो 1887 के अराउंड सैयद अहमद खान स्पीचेस देना शुरू करता है। उन्होंने कांग्रेस की डिमांड का विरोध किया एंड लोगों से कहा कि कांग्रेस से दूर रहो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एलोंग विथ इट इन्होंने अपनी स्पीच से कुछ ऐसा कहा जो आगे चल के बहुत बड़े प्रॉब्लम को जन्म देने वाला था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स खतरे में है, अगर ब्रिटिश देश छोड़ के चले जाएंगे तो हिंदू आके मुस्लिम के ऊपर टॉर्चर करेंगे। इसके अलावा फ्रेंच, पोर्तुगीज एंड जर्मन्स इंडिया के ऊपर अटैक कर देंगे। इसीलिए मुस्लिम्स के लिए अच्छा यही होगा कि मुस्लिम्स ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करें। हालांकि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स की मॉडर्न एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया था, बट उनकी स्पीच की वजह से कुछ मुस्लिम्स बिलीव करने लगे थे कि हिंदूरा हमारे भालो चाहे ना। एज ए रिजल्ट जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, तब कुछ मुस्लिमों ने पार्टीशन का सपोर्ट किया, ये कहते हुए कि हम यूनाइटेड बंगाल में माइनॉरिटीज़ थे एंड ईस्ट बंगाल में मेजोरिटीज़ है, तो हमें बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा। और 1906 में ढाका की कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ। मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव था मुस्लिम की राइट्स को डिफेंड करना। मुस्लिम लीग ने वाइसरॉय मिंटो के सामने मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कुछ ऐसे सीट होंगे जहां पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो सकता है एंड उनके लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर से वोट कर सकते हैं। कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट का स्ट्रिक्टली विरोध किया एंड उस टाइम के कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसका विरोध किया था। वही जिन्ना जो आगे चल के पार्टीशन को सपोर्ट करते हैं, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम तक उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का स्ट्रिक्टली विरोध किया था। उनका मानना था इससे देश 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। बट ब्रिटिश इसको अपना डिवाइड एंड रूल खेलने का एक मौका की तरह देखता है एंड सेपरेट इलेक्टोरेट को अप्रूव कर देता है। लेकिन ब्रिटिश यहाँ पर रुके नहीं। आगे चल के 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट को पास किया गया, जिसमें सिमिलर रिप्रेजेंटेशन दिया गया सिख्स, यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियंस के लिए, जिससे उनका डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी बरकरार रहा और देश के अलग अलग धर्मों के बीच एक कम्युनल टेंशन बढ़ते रहे।
इस चीज़ को देखने के बाद कुछ हिंदू पैरानॉइड फील करने लगे। उनको लगने लगा कि बाकी धर्मों को रिजर्वेशन मिल रहे हैं, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारे इंटरेस्ट के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। इसीलिए मुस्लिम लीग की ही तरह एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया बाय मदन मोहन मालवीय, जिसे नाम दिया गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा। आगे चल के 1925 में केशव बलिराम ने एक और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को बनाया बाय द नेम ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS। इस टाइम तक कुछ मुस्लिम्स को लगने लगा था कि मुस्लिम खतरे में है एंड हिंदू देश को टेक ओवर कर लेंगे, और ऑन द अदर हैंड कुछ हिंदू को लगने लगा था हिंदू खतरे में है एंड मुस्लिम आके देश को टेक ओवर कर लेंगे। इसके पीछे एक और रीजन था, ब्रिटिश स्कूलों में जो हिस्ट्री पढ़ाता था वो हिस्ट्री का डिस्ट्रॉयड वर्जन था। ब्रिटिश हिस्ट्री में दिखाता था कैसे हिंदू लोग मुस्लिम राजाओं के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर रहे थे, और धर्म खतरे में है का डर अगले कुछ सालों में राइट्स में बदल गए। 1920s में हिंदूज और मुस्लिम के बीच राइट्स देखने को मिला। इससे पहले इस तरह के राइट्स कॉमन नहीं थे। 1920s ही वो समय था जब इस तरह के रिलीजियस राइट्स इतने उभर के आए। 1905 में ब्रिटिशर्स ने जो डिवाइड एंड रूल का बीज बोया था वो 1930 आते आते बहुत बड़ा पेड़ बन गया था। 1923 से 1927 तक 88 कम्युनल राइट्स देखने को मिला, और इन कम्युनल राइट्स की वजह से टू नेशन थ्योरी और पॉपुलर हुआ। यहाँ से इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन कैसे हुआ, आखिर मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग क्यों ज्वाइन किया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली भी पार्टीशन के खिलाफ थे, फिर भी पार्टीशन को क्यों नहीं रोका गया, आखिर पार्टीशन का असली रीजन क्या था, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम फोकस करते हैं कम्युनल राइट्स के ऊपर। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस करता है, जिसे बेसिकली एक कॉल फॉर राइट्स की तरह देखा जाता है। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी देना होगी। उस दिन कैलकाटा में लार्ज स्केल में कम्युनल राइट्स देखने को मिला एंड मोर देन 4000 लोग मरे गए और 1 लाख लोग होमलेस हो गए विद इन 72 आवर्स। एंड 1947 की पार्टीशन के दौरान ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग मारे गए, 15 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए। बट दुख की बात तो ये है, हमने हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा है। आज इतने सालों बाद भी इंडिया में कम्युनल राइट्स देखने को मिलता है। इनमें से मेजर इंसिडेंट्स थे 1969 गुजरात राइट्स, 1984 एंटी-6 राइट, 1989 भागलपुर राइट्स, 1989 कश्मीर फाइलेंस, 2002 गोधरा राइट्स, 2013 की मुजफ्फरनगर राइट्स एंड 2020 दिल्ली राइट्स। और इन सारे इंसिडेंट्स के पीछे कुछ ना कुछ फेक न्यूज़, पॉलिटिक्स या हेट स्पीच था। बड़ा दुख होता है ये कहते हुए, जैसे ब्रिटिशर्स ने आज़ादी की डिमांड को दबाने के लिए डिवाइड एंड रूल का यूज़ किया था, वैसे ही हमारे पॉलिटिशियंस वोट बैंक की राजनीति करते हैं रिलीजन को लेकर। और ये मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, इंडिया की ऑलमोस्ट सभी पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, और इसमें उनका भी गलती नहीं है, क्योंकि जो डेवलपमेंट की बात करेगा उन्हें हम थोड़ी ना वोट देंगे, हम तो उन्हें वोट देंगे जो हमारे धर्म की इंटरेस्ट की बात करेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि जब तक हम सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। गुड क्वेश्चन। आज हम मेनली 4 सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे एंड पहला है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अगर हमें कम्युनल राइट्स को कम करना है तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स करके गरीब लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन को बेटर करने की कोशिश करना होगा। क्योंकि आप कभी हिंदू बिजनेसमैन को मुस्लिम बिजनेसमैन के साथ फाइट करते हुए देखे हो? कभी कोई मुस्लिम पॉलिटिशियंस हिंदू पॉलिटिशियन के साथ तलवार लेके फाइट में उतरता है क्या? जितने भी लोग कम्युनल राइट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो ज़्यादातर गरीब होते हैं एंड गरीब लोग ही कम्युनल राइट्स की विक्टिम होता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली की जहांगीरपुरी, जहाँ पर राइट्स हुआ था, वो काफ़ी गरीब इलाका है, बहुत स्लम से आसपास। इसलिए अगर लोगों के पास काम होगा तो वो लोग इस तरह की राइट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये सॉल्यूशन 95 ईयर्स पहले जून 1928 में भगत सिंह ने दिया था कीर्ति मैगजीन में एक आर्टिकल लिख के, क्योंकि उन्होंने देखा था कैलकाटा राइट्स के दौरान जिन लोगों के पास काम था, जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, उन्होंने राइट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 95 ईयर्स पहले का सॉल्यूशन आज भी एप्लीकेबल है। दूसरा सॉल्यूशन है मीडिया रिफॉर्म्स। अगर हमें कम्युनल राइट्स को कम करना है, इंडिया की मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स को रिफॉर्म करना होगा, हेट स्प्रेड करने वाले न्यूज़ की टेलीकास्ट कम करना होगा। एक प्रोपोगंडा न्यूज़ किस हद तक डिजास्टर फैला सकता है वो जानने के लिए 1989 के भागलपुर राइट्स की एग्जाम्पल लेते हैं। भागलपुर की एक रैली में थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया था, लेकिन किसी को भी कुछ खास चोट नहीं आई थी। फिर भी किसी ने खबर फैला दी कि कुएं के अंदर हिंदुओं की कटी हुई लाश मिली है। इस अफवाह ने आग में घी डालने का काम किया एंड अगले 2 महीने तक भागलपुर में राइट होते रहे एंड 116 मुस्लिम मारे गए। इसीलिए आप भी किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड को शेयर करने से पहले एक बार सोच के देखना इसका इम्पैक्ट क्या होगा।
भगत सिंह कहते थे एक न्यूज़ चैनल का काम होना चाहिए लोगों को एडुकेट करना, लोगों के बीच कम्युनल हार्मनी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट बनाए रखना, ताकि एक कॉमन नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा सके। थर्ड सॉल्यूशन है सेग्रीगेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। अगर हमें कम्युनल राइट्स को ख़त्म करके आगे बढ़ना है तो हमारे पॉलिटिशियंस को धर्म पे नाम पे वोट मांगना बंद करना पड़ेगा एंड हमें भी धर्म के नाम से वोट देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना है धर्म हमारा पर्सनल बिलीफ है एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल लीडर देश को ग्रो करने के लिए होना चाहिए। सही बात है। अब हर चीज़ अकेले गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ना सही नहीं है, इसलिए हम अपने लेवल पर भी कुछ एफर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हो डीप कैनवसिंग टेक्निक को। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैं और आप दोस्त थे और मुझे मुस्लिम बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर आपको मेरी ओपिनियन बदलना है तो आपको 4 स्टेप फॉलो करना चाहिए। पहले स्टेप में आप मुझसे पूछेंगे मुस्लिम के साथ तेरा प्रॉब्लम क्या है, और जब मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में आप पूछेंगे क्या तुझे एक मुस्लिम को जानने का मौका मिला है। अगर मैं आपसे ना कहता हूँ तो आप मुझसे पूछेंगे क्या तूने किसी मुस्लिम से पर्सनली डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। नहीं, लेकिन टीवी में तो कहते हैं मुस्लिम खराब होते हैं तो खराब होते हैं। फाइनल स्टेप में आप मुझसे एक ऐसी स्टोरी शेयर करेंगे जहाँ पर एक मुस्लिम अपने नाम की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। इस कन्वर्सेशन के एंड में पूरा चांस है कि मेरा ओपिनियन बदल जाए मुस्लिमों को लेकर। ये टेक्निक साइकोलॉजिकली प्रूवन है। बस इस टेक्निक को अप्लाई करते हुए आपको सामने वाले की ओपिनियन को भी अच्छी तरह से सुनना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बस अपना ओपिनियन उनके ऊपर थोप दो। दो कम्युनिटीज़ के बीच इंटरेक्शन ना होने की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक सर्वे के हिसाब से 67 हिंदूज़ के कोई मुस्लिम क्लोज फ्रेंड्स है ही नहीं। आई कैन गारंटी यू जिन जगहों में दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे की कल्चर को समझते हैं वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर आज तक कोई कम्युनल टेंशन नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे की कल्चर को समझते हैं एंड एक दूसरे की फेस्टिवल्स पर पार्टिसिपेट भी करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ आज़ाद हुआ था, बट जहाँ पर इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे ग्रो किया है वही पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो।